90.4 रेडियो साथ सदा आपके साथ। A very warm welcome to our podcast Dimensions। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट डायमेंशंस में। प्रमिला जी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर यूएन के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, चेयरपर्सन हैं नेशनल रोड सेफ्टी टास्क फोर्स UNGS, इसके अलावा कंट्री डायरेक्टर इंडिया फ्लीट फोरम जिनेवा और ग्लोबल CDAT के फाउंडर भी हैं। थैंक यू सो मच ममता, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर और हमारे सारे श्रोताओं से बात करते हुए। मैंने बचपन में सबसे पहले आकाशवाणी में जब अपना पहला कार्यक्रम किया था, बच्चों का एक कार्यक्रम हुआ करता था। मैं 1963 बॉर्न हूँ, तो ये शायद लेट 60s की ही बात रही होगी। और उसके बाद फिर बड़े होकर युवा वाणी और वो सब चीज़ों की याद आज आपने मुझे यहाँ पर दिला दी। तो मुझे लगता है आज महिलाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पे हम करना चाहेंगे चर्चा, और फिर लगातार कई सारे कार्यक्रम उसी से संबंधित रखेंगे। बिल्कुल प्रमिला जी, महिलाओं के बारे में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, पर मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानना चाहूँगी, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है ममता जी। लगभग 13 ऐसे कानून हमारे देश में हैं जो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसको पॉश के नाम से भी जाना जाता है। आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां बहुत काम पे आ रही हैं, घर में भी पति पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं, और वहाँ का कार्य क्षेत्र का वातावरण कैसा है, वो कितने वहाँ पर सुरक्षित हैं, कितना उनको मालूम है अपने अधिकारों के बारे में, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में देखा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा, अगर एवरेज देखा जाए तो कामकाजी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, और महिलाओं को आजकल डे शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, डे में भी काम करना पड़ता है, नाइट में भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि महिला को अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसमें ममता जी, कानून की जानकारी, अधिकार की जानकारी, ये सब तो महत्वपूर्ण है, पर हम एक शिक्षण संस्थान में बैठे हैं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस अगर हमने नहीं सिखाया, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई, तो मुझे लगता है उनकी आत्मविश्वास में वो सशक्तता नहीं आएगी और कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। मेरी एक डॉटर है, वो अभी 27-28 साल की है, पर जब वो स्कूल में 12th में थी, 10th में थी और नेशनल्स खेलने के लिए जाती थी, लॉन टेनिस, तो उस समय मैं उसको हमेशा कहती थी 2-3 बातें। अपने पास एक पेपर स्प्रे ज़रूर रखो। उसको मैंने 2-3 दाव पेच भी सिखाए थे, आप सभी को भी मैं बताती हूँ, जितने भी दर्शक श्रोता हमारे सुन रहे हैं। तो अगर आप हमारे चेस्ट के बीच में, जहाँ पे लंग्स से जुड़ी हुई बोन समाप्त होती है और फिर नीचे का एब्डोमेन शुरू होता है, उस जॉइंट पर कोहनी से जोर से किसी को भी मारेंगे तो वो कम से कम आधा 1 घंटा बेहोश रहेगा। अदर देन दैट, आपको गर्दन पे भी वार करना आना चाहिए। आपको आंख में आंख देखकर एक असर्टिव तरीके से बात करना आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे ही आप थोड़ा सा झुकते हैं, शाय होते हैं, एक आध बार किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, उसको बर्दाश्त कर जाते हैं, तो हौसला बढ़ता है लोगों का। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को, न सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी बतानी चाहिए कि हमारी लड़कियां आजकल ये सब जानती हैं और उसमें सशक्त हैं। जिनको जानना और जानकारी चाहें, वो कभी भी CDAT संस्था से संपर्क कर सकते हैं, और हम इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल प्रमिला जी, और मुझे लगता है कि जो बच्चियां हैं उनको हमें बचपन से ही इन सब के लिए तैयार करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि आपका आधा काम तो कॉन्फिडेंस ही कर देता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा ममता जी। देखिए, हमारा माहौल जैसा है, हमारा वातावरण जैसा है, मैं ये नहीं कहती कि आप शालीन न रहिए, सुशील न रहिए, आप विनम्र न रहिए, लेकिन आप अफर्म रहिए। आप सब उन गुणों को अपनाइए जो कि नारी सुलभ गुण हैं, लेकिन वो आपके ऊपर इतने हावी नहीं हो जाएं कि आप अपनी सुरक्षा खुद ना कर पाए। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सदा एक एग्जाम्पल देती हूँ।
हमारा जो माहौल है, हमारा वातावरण है, चाहे वो हमारे घर परिवार का हो, हमारे मोहल्ले का हो, समाज का हो, हम अगर एक स्पंज का टुकड़ा लें और उसको नीले पानी में रखें तो वो सफ़ेद नहीं रहेगा, नीला रंग ही एब्जॉर्ब करेगा। हम उसको शहद में रखेंगे तो वो मीठा बनेगा, हम दूध में रखेंगे तो सफ़ेद होगा, पानी में रखेंगे तो पानी का। तो हमने जैसा वातावरण अपनी लड़कियों को दिया, जोर से नहीं बोलना, कोई कुछ कह दे तो जवाब नहीं देना, ये सब बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन उस समय नहीं जब लोग आपका शोषण करने पर उतर आए। ये सब उस समय हमको उनको दिखा देना है कि हम माँ दुर्गा का प्रतिरूप भी हैं, झांसी की रानी भी हैं, हमें कोई भी हमारा शोषण तो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जहाँ हम ऑफिसेस की बात करते हैं, ऑफिसेस के अलावा मुझे लगता है कि जिनके बड़े परिवार होते हैं वहाँ भी इस तरह के हैरेसमेंट होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा ममता जी। और वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर समय कोई बदनामी ना हो, आगे चलकर इससे शादी कौन करेगा, परिवार के ही लोग आपस में उसको दबा ढकाकर अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हमें देखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा माहौल कैसा है, और माहौल कोई बाहर वाला नहीं बनाता, हम खुद ही अपने घर परिवार में माहौल बनाते हैं। अगर हम लड़कों और लड़कियों को समान स्थिति में रखेंगे, मतलब आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठ रहे हैं तो बेटी तो झूठे बर्तन उठा रही है या परोसगारी कर रही है, बेटा बैठा हुआ है, उसको तो ग्लास में पानी भी चाहिए, तो उसको वो हीनता वहीं से ही शुरू हो जाती है। गांव देहात में तो खाने पीने में भी बहुत विषमताएं हैं, हालांकि शहर में आजकल देखने को नहीं मिलती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं मिलती हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि काम के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर महिलाएं घर में भी उतनी ही उनसे अपेक्षा की जाती है और कार्य क्षेत्र में भी की जाती है। तो ये कहीं उनका किसी डायरेक्शन में ये तो नहीं हम चल रहे कि उनका अतिरिक्त शोषण हो रहा है। तो क्या हम अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, अगर हम बचपन से ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको अपनी बहन की, अपनी माँ की, दादी की, बुआ की रिस्पेक्ट करनी है और उनके काम में सहयोग करना है, तो शायद जब वो शादी होकर जाएंगे तो अपनी पत्नी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। तो जनरली ये हमारी पुरानी कहावत भी है और हमने देखा कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखते हैं। आप सिखाइए चाहे कितना भी, बच्चे वही करेंगे जो वो देखेंगे। आप अगर उनको कहते हैं कि वो अंकल आए हैं, उनको कह दो कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो वो भी कहीं जाएंगे और आपको कोई बहाना बना देंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने आपसे सीख लिया। आप चाहे कितना ही उन्हें फिर सत्यवादी होने का भाषण देते रहें। तो ये सब चीज़ें हमें we will teach them by what we do and what we practice, not what we preach to them. That is something जो हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रमिला जी, मुझे लगता है कि अपने घर से ही, अपने बेटों से ही हमें शुरुआत करनी होगी। Exactly, charity begins at home. बिल्कुल। प्रमिला जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ हैं उनके परिवार उन्हें किस तरह की परवरिश दे कि वो अपने परिवार वालों से कुछ ना छुपाएं। देखिए, अभी कुछ क्लासेस में मैं जाती हूँ जहाँ पर बच्चे बालवाड़ी में हैं, जहाँ बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं। अब वो कोई स्कूल बस में आ रहे हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, गार्ड है, घर में काम करने वाला सर्वेंट है, और इतने नर्वस होते हैं। ना सिर्फ लड़कियाँ, लड़कों के साथ भी इस तरह के व्यवहार होते हैं। तो उसके बारे में स्कूल भेजने से पहले, घर से बाहर किसी भी असुरक्षित या सुरक्षित माहौल में जाने से पहले हमें अपने बच्चों को ये बात समझानी बहुत ज़रूरी है। और ये शुरुआत माँ बाप से होगी और बड़े भाई बहनों के माध्यम से होगी। कई बार क्या है, झिझक के चलते और रिश्तों को संभालने के चलते हम अपने घर में आने वाले रिश्तेदारों को कुछ कह नहीं पाते, लेकिन हम उनसे एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना सिखा ही सकते हैं, और समय मिले और जगह देखकर उनको एक कड़क के कह भी सकते हैं। तो अगर एक बार आप कह देंगे, मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो प्रॉवर्ब है, निप इन द बड, पहली बार कोई आपके साथ गलत करे तो बहुत दूर की बात है, करने का प्रयास भी करे, वो ही मोमेंट है कि उसको झिड़क दिया जाए और उसको तुरंत रोक दिया जाए। और मैंने तो सदा अपने बच्चों को कहा कि कुछ भी गलत हो रहा है तो जोर से चिल्लाओ, कोई ना कोई वहां आएगा, और नहीं तो गलत करने वाला तो कम से कम डर के भाग जाएगा। तो हमने उनको हमेशा तो धीरे बोलो, जोर से मत बोलो, ये सिखाया। तो अचानक वो कैसे जोर से बोले? पहले ही घटना ऐसी हो रही है कि जिसमें वो डरी, सहमी, दबी हुई सी है, और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि वो चिल्लाएं।
तो क्या कई बार क्या होता है, इसको तमीज़ नहीं है, ये जोर से बोलती है, ये मुझे जवाब देती है। अरे वो घर में ही जवाब नहीं देगी तो बाहर क्या दे पाएगी? तो आप अपने आप को एज अ साउंडिंग बोर्ड ट्रीट करिए। कुछ लोगों को ये बहुत रैडिकल लगेगा, बच्चे जवाब देते तो आपने संस्कार क्या सिखाए। आप जवाब देने की प्रैक्टिस कराइए उनको, अपने पर मत लीजिए, दिल पर क्यों लेते हैं? आपके तो वो चहेते प्यारे शरीर का आपका अंग है, आपका हिस्सा है, वो आपके साथ क्यों कुछ गलत करेंगे? पर आपको उनको तैयार करना है उस समय के लिए जब आप उनके साथ परछाई की तरह नहीं है जो कि आप घर में हैं। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही शुरू होनी चाहिए। और आजकल तो सभी स्कूलों में गुड टच बैड टच बताया जा रहा है। अभी हाल ही में एक संस्थान में जो रेजिडेंशियल कैंपस भी थे, वहाँ पर एक महिला कार्य कर रही हैं और उनकी एक छोटी बेटी है जो कि 3-4 साल की है, और वो अक्सर अपने ऑफिस में थोड़ा लेट तक काम करती तो वो जल्दी से गार्ड को अपनी बेटी को थमा देती थी। फिर थोड़े दिन बाद मालूम चला किसी और महिला के साथ उसने कुछ गलत यौन शोषण की सी हरकत की, तो वो बिल्कुल आंसुओं से रो रही थी कि ये तो मुझे बता भी नहीं पाएगी गुड्डू की गुड़िया कि है ना, इसने इसके साथ क्या क्या किया, मैंने कितना गलत किया। तो आप आंख बंद कर लोगों पर विश्वास क्यों करते हैं ऐसे समय में? कम से कम आप अपने बच्चे से इतना कम्युनिकेशन रखिए, अपने काम में इतने मत लीन हो जाइए कि आपको समय ही नहीं मिले कि बच्चा आकर आपसे कुछ कह सके। आपसे उसने कुछ गलत बोला ऊंची आवाज में, आपने तो झिड़क दिया। अगली बार आप और आपके कोई गेस्ट आए बात करें, बीच में मत बोलो, तो वो कैसे बोलना सीखेगा? आप उनको बुलाइए, और खासकर जब बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो मुझे लगता है सारी दुनिया एक तरफ, उसको आप अटेंशन दीजिए। वो अटेंशन सीख करने के लिए गेस्ट के सामने कुछ बोलता है, वो अटेंशन सीख करने या अपनी रियल प्रॉब्लम के लिए आपसे कुछ कहना चाहता है, पर आपने एक ऐसा माहौल बना दिया कि वो उस डिसिप्लिन के दायरे में अपने मन की बात या तो मन में रखता है, और ग्रेजुअली जब बड़े होकर एडोलेसेंट एज में आते हैं तो वो पीयर्स के साथ उन चीज़ों को शेयर करते हैं, और हर बार उनको सही सलाह मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो घर का माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बच्चों को हमें फ्रीडम ऑफ स्पीक देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन्हें वो नहीं देंगे तो हमें वो सही गलत कुछ भी नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्टली। ये तो बात हुई उन बच्चों की जो बच्चे बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, छोटी बच्चे हैं, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे, और बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं जिनकी मजबूरी हो जाता है कि वो अपनी मेड के पास अपनी बच्चियों को छोड़कर जाती है। तो उन लोगों को आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत सारे घरों में जिन लोगों ने जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबसे पहली राय मैं देती हूँ कि आप अपनी किचन में और अपने लिविंग रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगाइए। आपके फ़ोन के पास आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, आपके फ़ोन पे आपकी मेड और आपका बच्चा जितनी देर आप घर में नहीं है उपलब्ध रहे। बाकी रूम्स को लॉक करिए ताकि उसकी अवेलेबिलिटी उसके लिए नहीं रहे कि आपकी नज़र के सामने आपका बच्चा रहना चाहिए। आज हमारे जॉइंट फैमिलीज नहीं हैं, आज के परिवार माहौल को देखते हुए, तो ये सबसे पहला काम है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई लोगों को मन में यही लगता था कि बहुत खर्चा होगा। मैं बताती हूँ, मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार में एक सीसीटीवी कैमरा विद कंप्लीट केबलिंग, 2 कैमरास आपके आराम से 8-10 हज़ार में लग जाते हैं। आप बहुत मॉडर्न मत लीजिए, 2 वे कम्युनिकेशन वाला मत लीजिए, पर एक नज़र तो रख पाएंगे आप अपने बच्चे पर। दूसरी बात यह है कि जहां आपको जरा भी संशय, देखो हम महिलाओं में एक सिक्स्थ सेंस होता है, कोई हमें कैसे देख रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, हमें तुरंत पता चल जाता है। तो अगर आपको संशय है तो उस बच्चे को तो कम से कम उनकी गोद में ना दीजिए। तो आप तो चाय लेने, पानी लेने चले जाएंगे, पर पीछे वो क्या कर रहे हैं, और फिर बाद में आपको आत्मग्लानि हो कि मैं अपने बच्ची को या बच्चे को एक सुरक्षित जीवन माहौल शुरुआत से ही नहीं दे पाया। तो हमें लगता है छोटी छोटी हमारी जो गलतियां होती हैं, या हम कन्वीनियंस के चक्कर में या अपनी कोई सहूलियत देखते हुए फिर बाद में हम बहुत पछताते हैं। आज का समय ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ और मेरी ये विश है कि हमारा समाज का माहौल बदले, लेकिन जब तक वो बदलेगा और उसमें कोई परिवर्तन आएगा, तब तक अपने बच्चों की सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी। बिल्कुल प्रमिला जी, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रमिला जी, कानून तो बहुत हैं,
पर क्या कोई इस तरह का स्पेशल लॉ है जो बच्चों को जागरूक करे कि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत ना हो? आप जो भी कामकाजी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सभी को 17 पेज का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, पॉश का डॉक्यूमेंट है, वो कहलाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये किसी भी लॉ की दुकान पे मिल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में मिलता है और इसे बेयर एक्ट कहते हैं। ये एक्ट 2013 का है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस हुआ करती थी पहले, जब मैं महिला बाल विकास में काम करती थी तो भंवरी देवी नाम की एक हमारी ग्राम साथिन थी। वो ग्राम साथिन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध काम करने के लिए, लोगों में जागरूकता करने के लिए थी। तो उसने जब अपनी गांव में जाजम बैठक करी और लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध उनको चेतना और जागरूकता करने का प्रयास किया, तो कुछ गांव के लोग जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स मैं कहूँगी या इविल एलिमेंट्स थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम बहुत हमारे ट्रेडिशंस बदलना चाहती हो, अब देखो हम तुम्हें कैसे सबक सिखाते। तो उसका गैंग रेप हुआ। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय गाइडलाइंस जारी करी और वो गाइडलाइंस थी महिला बाल विकास में वो आई, और महिला बाल विकास आज भी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का क्या, वो तो आपके लिए काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। जैसे भंवरी देवी थी, कोई अपने सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए किसी बीपीओ में काम कर रही है, कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही है कॉल सेंटर पे, तो क्या उनके सुरक्षा के लिए कुछ कानून नहीं होना चाहिए? जी हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ही 2013 के एक्ट में परिवर्तित हुई। और इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई घटना होने पर लिए जाने वाले एक्शन से संबंधित नहीं है। इसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन माने रोकथाम। तो आप कोई भी ऐसी घटना ना होने दें, ऐसा वातावरण का निर्माण करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। द बक स्टॉप्स एट द एम्प्लॉयर। दूसरा है उसको किसी भी तरह का रिलीफ देना, कि अगर कुछ घटना होने वाली थी नहीं हुई तो उसे हम कैसे सांत्वना दें, या अगर घट गई कोई घटना तो फिर हमें उसे क्या रिलीफ देना है और उसका कंप्लीट रिड्रेसल कैसे करना है ताकि लोगों तक मैसेज भी जाए। उसके लिए पूरे प्रावधान है इसमें। आप देखेंगे कि इसके लिए हर संस्थान में, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, इवन घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी है, हमारे एनजीओज में है, सोसाइटी में है, सोसाइटीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस जो भी हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पर भी 10 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ अगर एक भी महिला है और अगर वो एक एक्सटर्नल इंटरफेस होता है और कोई वेंडर्स में भी कोई लोग आ सकते हैं और वहाँ सिर्फ महिला काम कर रही है, बाहर पुरुष भी आ सकते हैं, तो भी ये एक्ट वहाँ पर लागू होता है। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के तहत मैंने एक कमेटी बना दी, जो अध्यक्ष है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अध्यक्ष हो गई। अब मैंने 2-3 लोगों को और लिया और कमेटी बन गई। अब साहब मुझे कोई बात सामने नहीं लानी है तो ये तो मेरा इंटरनल मामला हो गया, मैं चाहूँ जैसे दबा दूंगी और मैं बॉस हूँ, nobody can question me here, there is a protocol। तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस और पॉश एक्ट 2013 कहता है कि इसमें एक एक्सटर्नल मेंबर होना आवश्यक है। मैं जैसे सीडार्ट संस्था का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है राजस्थान का, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, गवर्नर हाउस है, प्राइवेट सेक्टर्स में रिलायंस है, एक एक्सपोर्ट हाउस है सोनी इंटरनेशनल, एक आयुर्वेद सेंटर है चक्रपाणी, एक मैनेजमेंट इवेंट का इंस्टीट्यूशन है IIEMR। तो ऐसे लगभग 20-25 ऑर्गेनाइजेशंस में मैं एज एक्सटर्नल मेंबर जाती हूँ। तो मैं वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, केस को एज इट इज़ हियरिंग करते हैं और उसके बाद उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उसमें किसी तरह का बायस नहीं हो, इसलिए ये प्रावधान इसमें एक्सटर्नल मेंबर का रखा गया। बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात बताई एंड आई होप कि जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर इस एक्ट के बारे में अपनी बच्चियों को बताएंगे।
प्रमिला जी, ये तो हो गई वर्क प्लेस एंड फैमिली की बात। अब इसके अलावा महिलाएं कैब से भी जाती है, टैक्सी से भी जाती है, बस से भी जाती है, तो उस दौरान वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकती है? तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, अगर पॉश एक्ट की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपने वहाँ कर दी तो फिर लोगों को पता चल जाता है, खासकर पुरुषों को, कि उनकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है। अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, नाम तो नहीं लूँगी, वहाँ पर हम एक केस हैंडल कर रहे थे। तो वहाँ पर एक ग्रुप डी क्लरिकल स्टाफ का बहुत बड़ा एक हॉल था और बहुत सारी टेबल्स थी। अब वहाँ पर एक लड़की का कंपैशनेट ग्राउंड पे उसके फादर की डेथ होने पर अपॉइंटमेंट हुआ। अब वो पहले से ही डरी सहमी हुई सी वहाँ। अब वो जिस टेबल पर, जिस कॉर्नर पे बैठती थी, उसके सामने भी एक लड़का बैठता था, उसके पीछे की भी तरफ। अब वो कभी तो उसको घूरते, कभी उसको एक पानी की बोतल आपस में पास करते हुए कभी कंधा छू रहे, कभी कुछ। उसको किसी ने शायद जानकारी दी होगी, तो उसने ये कमेटी में अपना केस रखा। अब आप देखिए, ये जो लड़के वहाँ काम कर रहे थे वो लिटरली रो रहे थे कमेटी के सामने, साहब हमको तो पता ही नहीं था, इतना सा करने से ये एक्ट के तहत कवर हो जाएगा, हमें इतना बड़ा पेनल्टी होगी, हमें सस्पेंशन हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएंगे, या कोई बहुत दूर 1000-2000 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं जानती हूँ कि अगर हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं तो बहुत सारे अपराधों को हम पहले ही होने से रोक सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें ये करना ही चाहिए। बहुत सही प्रमिला जी, आपने ये बताया और मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ आपके थ्रू। क्या आपके एनजीओ कुछ इस तरह के भी प्रोग्राम करते हैं जिसमें महिलाओं की कोई ऐसी ट्रेनिंग होती है जिससे वो अपनी सेल्फ सेफ्टी कर सकते हैं? आपने बहुत सही बात की। हम ऐसे फिजिकली ट्रेनिंग तो नहीं करते अपने ऑफिस में या अपने कैंपस में, लेकिन हम जहाँ पर भी, हमारे करीब पूरे जयपुर ज़िले में लगभग 400-500 वॉलंटियर्स हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो हम क्योंकि पंचायतों के साथ भी काम करते हैं, तो वहाँ पर हम महिलाओं को ज़रूर से इस बारे में अवगत भी कराते हैं और 2-4 दाव पेच तो मैं व्यक्तिगत रूप से ही बता कर आती हूँ उनको। फिर भी इसके अलावा भी जो पॉश कमेटी के मेंबर्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, या जो संभावित हो सकते हैं, या जो महिलाएं कहीं काम कर रही हैं, वो हमारे कोर्स के लिए एनरोल करती हैं। हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स देते हैं और ऑफलाइन भी। ये आधा दिन का ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें हम कानून की जानकारी देते हैं और उनके अधिकारों की देते हैं और उससे रिलेटेड मटेरियल उनको देते हैं कि आपके एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, कर रहे हैं या नहीं, आप देखिए। क्या आपके यहाँ पॉश कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई, अगर है तो वो सही तरह से चस्पा है कि नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई थी, वहाँ की हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कैंपस विजिट कर रहे थे, तो एक लेडी पीएन सामने से फाइल लेकर आ रही थी और हमने नोटिस बोर्ड क्रॉस किया तो उन्होंने मुझे बड़े शान से बताया कि डॉक्टर प्रमिला संजय, देखिए आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब यहाँ लिखा है और कमेटी की चेयरपर्सन का भी, बाकी लोगों का भी। तो मैंने वो लेडी को रोका, मैंने कहा भाई जी राम राम, आप क्या हो? हाँ मैडम जी नमस्ते, थे पधारिया माँ के दफ्तर में। मैं क्यों, हाँ पधारी तो हूँ, थे बताओ थे या मैं पढ़ सको मारो नाम कोड़े छे। अब वो ऐसे देखे, मैडम जी अगर अंग्रेजी इतनी पढ़ी लिखी होती तो मैं ये फाइला लेर काई ले बने डोल रही होती। मैंने कहा ठीक है, अभी मिलते हैं आपसे इसके बारे में, अभी हम एक ट्रेनिंग करेंगे। आपकी मैडम कह रही हैं अभी आप पूरे 200-300 लोगों की, सारे लोगों की वर्कशॉप में ट्रेनिंग होगी। तो वो प्रशिक्षण में मैंने संस्था अध्यक्ष से लेकर लेडी पीएन तक को बिठाया, क्योंकि आपस में सबको पता रहे कि भाई हमारे डायरेक्टर को भी ये बात मालूम है, तो मेरी पियोन को भी मालूम है, तो हमारे क्लर्क को भी मालूम है, तो ड्राइवर को भी मालूम है। और जब तक हम वो ट्रेनिंग करके आए, मैं बहुत उनको साधुवाद दूंगी। मैडम जो डायरेक्टर थी, उन्होंने नोटिस बोर्ड पे वो पूरा चेंज करके हिंदी में लगवा दिया और उनके कार्यालय में एंट्री के समय जो रिसेप्शन था वहाँ पर भी उन्होंने उससे संबंधित एक प्रपत्र लगाया। तो ऐसे आप जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना ही उनके लिए यूज़फुल होगा। और सीडार्ट संस्था तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के लिए सदा तत्पर है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जवाहर नगर में सेक्टर 4 में हमारा ऑफिस है। आप कभी भी किसी भी तरह के
संबंधित मामले, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, काउंसलिंग के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रशिक्षण लेना है आपके संस्थान में लोगों का, तो वो प्रशिक्षण भी हम ऑन द स्पॉट जाकर भी ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं और अपने यहाँ पर भी करते हैं। डॉक्टर प्रमिला जी, आज तक आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किए होंगे, आई एम श्योर। कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैडम, मैं तो कई बार है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल मुझे ध्यान में आ रहा है, एक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर टैबलेट्स, कैप्सूल्स बनते हैं, फिर उनकी पैकेजिंग होती है। लगभग 600-700 लोगों का स्टाफ था। अब उसमें से सिर्फ 13 महिलाएं थी जो कि पैकेजिंग का काम करती थी, लेकिन वो अलग अलग यूनिट्स में थी और पुरुष भी उनके साथ काम करते थे। अब सब जिस केस के लिए उस लेडी ने आवेदन किया और डायरेक्टली मुझे एप्लीकेशन दिया, तो मैंने चेयरपर्सन को फ़ोन किया, मीटिंग कॉल करिए मैडम, ऐसे ऐसे केस आया। बोला हाँ मेरे पास भी आया, पर ये तो मैडम पॉश के प्रीव्यू में नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं आता? तो बोले कि ये लेडी जिसने कंप्लेन की है, ये स्कूटी से जाती है और ये जब हमारे मेन गेट से बाहर निकल जाती है, उसके बाद इसको कुछ लड़के ट्रोल करते हैं और ये कहती है रास्ते में ऐसे, और कल मुझे नाली में गिरा दिया और ये कर दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जो चेयरपर्सन है उनको ये नहीं पता कि पॉश की परिभाषा में किस हद तक जाकर हम लोगों को मदद कर सकते हैं। मैंने कहा वो आप मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए, मीटिंग तो आपको बुलानी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसके चैप्टर X, सेक्शन X और सब सेक्शन ये देख लीजिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो मंगा लीजिए। कोई भी महिला अगर हमारे यहाँ काम करती है, वो अपने घर सुरक्षित पहुँच नहीं पा रही है, पहुँच पाती है, आपकी जिम्मेदारी। कई सारी फिर ये मीटिंग कॉल की गई। आप देखिए, ये कमेटी को मैजिस्टेरियल पावर्स हैं। हमने उन लोगों को सम्मन किया, लोकल पुलिस की हेल्प ली और फिर उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की और उनको फिर जो पनिशमेंट मिलनी थी वो मिली। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम एक सीमित दायरे में काम करें, अपना पल्ला झाड़ लें। तो मुझे लगता है यही सब बातों को सोचकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटर्नल मेंबर का प्रावधान रखा और फिर इसे एक्ट में भी रखा गया। प्रमिला जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं और प्रमिला जी ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। अगर आप भी प्रमिला जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप रेडियो 7 की टीम से संपर्क करें, वो आपको प्रमिला जी के पूरा एड्रेस, प्रमिला जी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच ममता, मुझे इसमें आकर बहुत अच्छा लगा। रेडियो 7 को मैं बहुत साधुवाद और अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो शायद कई जगहों पर उपलब्ध नहीं होती, कई जगह तो होती होगी। और आपको ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, इसके लिए मेरा आपको बेस्ट ऑफ लक। प्रमिला जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर प्रमिला जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक और पॉडकास्ट के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए ममता का प्यार भरा नमस्कार।